जितनी मेरी हाइट है उतनी है। मेरे ओरिजिनल बाल पे जब मैंने करवाई थी एक्सटेंशन के साथ, तो मेरी लेंथ तो इतनी लेंथ थी। अब वो जैसे जैसे ग्रोथ होते जाता है यहाँ से, वैसे वैसे वो बढ़ते जाता है। तो अब ये 10 साल में ये ग्रोथ है, ये देख लीजिए आप। अलग प्रकार के वीडियोस डाल रहे हैं कि ये व्यवस्था नहीं है। देखो, हर समाज में, मैं तो बोलना चाहती हूँ, हर समाज में नाम खराब करने वाले, बदनाम करने वाले होते ही हैं। मैंने देखी थी ये पुल पे से एक बच्ची गिर गई थी, वो माँ रील्स बना रही थी। तो ये सब क्या है, रील्स बनाने के चक्कर में मत आओ। आम इंसान के पास जाओ जॉब मांगने, कोई नहीं रखेगा, नहीं रखता है। मैं भी जॉब करती थी, मैंने अच्छे लेवल पे 6 साल काम किया है मुंबई में, इंटरनेशनल कंपनी में राउटर कॉन्फ़िगरेशन करती थी। लेकिन यही वो 15 साल की पहले की बात बोल रही हूँ, 48,000 सैलरी थे मेरी वो टाइम पे। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। प्रयागराज महाकुंभ में है और तमाम देश से यहाँ साधु संत आए हुए हैं। और इस वक्त मैं किन्नर अखाड़े में हूँ, हमारे साथ एलिजा जी हैं जो देश की प्रथम किन्नर है, जो डेडलॉक के जो एकेडमी भी चलाती हैं, और उसके बारे में तमाम चीज़ें जानेंगे। और जर्नलिस्ट भी हैं जो पहली देश की किन्नर, वो भी ये हैं, और उन्होंने बीटेक भी किया, मुंबई से पढ़ाई की। तमाम बातें करेंगे और आपको एक एक बताएंगे। स्वागत है आपका। मैं धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव सभी को जी। बीटेक जैसा सफ़र करके मुंबई घूम के, बीटेक नहीं, बीकॉम की हूँ बीकॉम, और उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग की हूँ कंप्यूटर फील्ड में, जो है हार्डवेयर नेटवर्किंग, CCNA लिनक्स, MCSE जी। तो उसके बाद फिर ये आप लोग प्रोफेशन चुनते हैं, फिर आपने ये जटा को जो संवारने का कह सकते हैं हम, डेडलॉक का काम ये आपने। मेरा प्रोफेशनल, मैं डेडलॉक आर्टिस्ट हूँ, जिसे लॉक्टिशियन बोला जाता है। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं जानते इसका वर्ड, जटा ही के नाम से जानते हैं। तो मैं लॉक्टिशियन हूँ प्रोफेशनल, और ये मुझे करते हुए 10 साल हो गया। और देश में जो सबसे पहला इस चीज़ की एकेडमी है, जहाँ जो ट्रेनिंग होती है, वो इंदौर में और उज्जैन में हमने स्टार्ट किया 2018 में जी। तो क्या ये मतलब कैसे बनते हैं, आप बताएंगे? ये जटा प्रोसेस होता है, जो एक बालों को गूंथते हैं। जैसे पहले साधु संत बड़का दूध लगा के, भस्म लगा के जटा को करते थे। लेकिन कैसा है, हमारे देश में इस चीज़ का कोई सेंटर नहीं था। जैसे नॉर्मल पार्लर वगैरह होते हैं, नॉर्मल बालों के लिए आपने कटिंग करवा लिए, केराटिन करवा लिए, स्ट्रेटनिंग करवा, काफ़ी सारी चीज़ें स्किन के लिए है, लेकिन इसके लिए कोई चीज़ नहीं था। तो काफ़ी साधु संत को आपने देखा होगा जिनके जटा ऐसे मोटे मोटे से इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर गंदगी, जो काफ़ी को स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको सही करने वाला कोई नहीं था। ये चलता था बाहर देशों में, जैसे फ्रांस, कनाडा, रशिया वगैरह, बहुत सारी जगह ये ऑलरेडी था कई सालों से, जो ड्रेडलॉक प्रोफेशनल तरीके से करते थे। तो हमने भी वहाँ फ्रांस के ट्रेनर से ट्रेनिंग ली, सर्टिफाइड हुए। 2 साल हमने, मैं और मेरी पार्टनर है राधिका, हम दोनों ने स्टार्ट किए इस चीज़ को। पहले 2 साल हमने फ्रीलांसिंग किया, इस पे वर्क किया। फिर हमने खुद पे ये चीज़ करवाया। महादेव का जो हमारा अर्धनारेश्वर रूप है, फिर महादेव की पहचान है, शंकर भगवान की पहचान है जटा, तो उसको हमने ध्यान में रखते हैं हमने जटा धारण की, और इसको 10 साल हो गए। और हमारे एकेडमी को भी, और हमको ड्रेडलॉक करते हुए भी 10 साल हो गए। उसके बाद हमने जो है जर्नलिज़म किया, और जर्नलिस्ट भी हूँ। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू भी ली हूँ। रिसेंटली मैंने नागा साध्वी का भी इंटरव्यू ली थी, जो काफ़ी सारे न्यूज़ में ट्रेंडिंग में थी, वो जो निर्वस्त्र घूमती है जी। तो कैसा अनुभव रहा अभी इसमें आके? आप कितने कस्टमर आपके पास आ जाते हैं, और कैसा इसमें क्या है, कितने दिन ये चलता है, कितने दिन बाद फिर से इसमें एक तरीके से दोबारा एकेडमी में जाना पड़ता है? नहीं, एकेडमी जो ऐसा रहता है, देखो इसको काफ़ी लोग जो है ना, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और बाहर से भी आते हैं मेरे पास। अभी प्रेजेंट टाइम पे कनाडा और ये न्यूजीलैंड के स्टूडेंट हैं, जिनका हम ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, इस चीज़ को सीखते हैं। और जो रही बात कस्टमर की, तो काफ़ी कस्टमर आते हैं, क्योंकि देखो इस चीज़ का मार्केट में बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट भी हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी, आर्टिस्ट का मैं बताना चाहूँगी, मार्केट में अपने देश में जब से लोगों को पता पड़ा है, जो शो वगैरह करते थे, तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब से देख के बालों को, उनको लगता है कि गूँथना है, सिर्फ वही करना है, तो वो कैसे भी गूँथ देते हैं और बाल ख़राब कर देते हैं। तो मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट आते हैं, मेरे सामने ऐसे भी क्लाइंट आए हैं जो रोए हैं, मतलब 8-10 साल उन्होंने स्पेशली जटा के लिए ही बाल बड़े किए हैं, और फिर उन्होंने लोकल आर्टिस्ट के हाथ में जाके उनके बाल ऐसे ख़राब हुए कि वो खुलने के लायक भी नहीं रहे, पूरे कटवाने पड़े। तो आप समझ सकते हो कि लोकल आर्टिस्ट इस तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए जो है प्रोफेशनलिज्म इसमें सर्टिफाइड होना भी ज़रूरी है, ताकि एक जो ये बाल है और हमारा स्किन है, ये अगर आप प्रोफेशनल से कराओ तो ही अच्छा रहता है। तो उस चीज़ की हम ट्रेनिंग देते हैं। टाइम लगता है इसको आप बनाने में? ये डिपेंड करता है, देखो किसी को 2-2 दिन लग जाते हैं, किसी को काफ़ी टाइम लगता है, डेंसिटी के ऊपर रहता है, कैसी चाहिए उनको, उस
हिसाब से चाहिए। काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके जटा बने हुए रहते हैं और ख़राब हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, टेंगल हो जाते हैं, तो वो सही कराते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसा वर्क करवा रहे हैं वो। जी, वैसे भी लोग आते हैं या साधु संत ही आते हैं? नहीं देखो, साधु संत काफ़ी लोग आते हैं। अब ये कैसा है, जटा को फैशन बना दिया गया है। तो मेरे पास काफ़ी ट्रेंड में था अभी बीच में वो MC स्टैंड का भी तो ड्रेडलॉक है। तो वैसे जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं वो भी आते हैं हमारे पास, और जो साधु संत में भक्ति में लीन हैं वो भी आते हैं, जो महादेव के भक्त हैं वो भी आते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो डेंसिटी से परेशान हैं, जैसे जिनके बाल कमज़ोर होते हैं, डेंसिटी नहीं होती, वो भी आते हैं हमारे पास। और ये लगता है परमानेंट लगता है, इसको आप नॉर्मल वॉश कर सकते हो, धो सकते हो तेल लगा से, जैसे आप रियल बाल कैरी करते हो उसको उसी तरीके इसको कैरी कर सकते हो। बस हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है कि थोड़ा हैवी हो जाता है। कितनी लाइफ होती है? अब मुझे 10 साल हो गए। तो कितने लंबे हैं आपके बाल अगर मैं देखना मेरे चाहूँ? तो जितनी मेरी हाइट है उतनी है। मेरे ओरिजिनल बाल पे जब मैंने करवाई थी एक्सटेंशन के साथ, तो मेरी लेंथ तो इतनी लेंथ थी। अब वो जैसे जैसे ग्रोथ होते जाता है यहाँ से, वैसे वैसे वो बढ़ते जाता है। तो अब ये 10 साल में ये ग्रोथ है, ये देख लीजिए आप। हाँ, ये देखिए। इसमें जो कैसा है, जब जैसे अगर आप परमानेंट करवा लेते हो तो जो एक्सटेंशन लगता है वो पूरा इसमें घुल जाता है, वो आप निकाल नहीं सकते हो, वो आप ये नहीं कर सकते हो कि कहाँ से एक्सटेंशन लगा है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको कैरी करना। जी, आपकी वॉशिंग कितने दिन में होती है? मेरी वॉशिंग देखो, मेरे क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे बारिश हो गया, ठंड का मौसम हो गया, तो उसमें 15 डेज़ में मैं एक ही बार वॉश करती हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये वॉश करने के बाद जो है अभी इतने लंबे हो चुके हैं कि जो इसका वेट है, प्रेजेंट वेट, वो उस तरीके से ये जो है उसका डबल ट्रिपल 5 गुना ज़्यादा वेट हो जाता है, काफ़ी हैवी हो जाता है। दूसरी बात, ठंड की वजह से, बारिश की वजह से सूखने टाइम जाता है। तो मैं ये 15 दिन में एक बार वॉश करती हूँ। और जैसे ये समर होता है, गर्मी का होता है, तो उसमें मैं हर 2 दिन में वॉश करती हूँ क्योंकि उसमें जल्दी सूख जाते हैं। कुंभ में आगमन कब हुआ आपका? हाँ, कुंभ में आगमन कब हुआ, कब आए फिर? मुझे तो 10 दिन हो गए आके, मुझे 10 दिन हो गए यहाँ कुंभ में आके। इसकी व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। जो माननीय योगी सरकार है, प्रयागराज की सरकार है, उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है। कोई शिकायत नहीं हमें। सोशल मीडिया पे मैं भी काफ़ी देख रही हूँ कि लोग अलग अलग प्रकार के वीडियोस डाल रहे हैं कि ये व्यवस्था नहीं है। देखो, हर समाज में, मैं तो बोलना चाहती हूँ, हर समाज में नाम खराब करने वाले, बदनाम करने वाले होते ही हैं, है ना। अब आपके पास, मैं तो देखो अखाड़े से हूँ। अब अगर इधर की व्यवस्था के बारे में आपको जानना है तो आप जनता से पूछिए उनको क्या दिक्कत आ रही है। अगर वो बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट को लेकर, तो ट्रांसपोर्ट जो बीच में रोका गया था स्नान के टाइम, शाही स्नान के टाइम, तो वो सोच समझ के रोका गया था ताकि जो श्रद्धालु है, जो स्नान करने जाएंगे पैदल, उनको दिक्कत ना हो। तो वो लोग उसका भी वीडियो बनाने कि हमको गाड़ी हमारा रोक दिया गया, हमको जाने की व्यवस्था नहीं है। सभी की रोक दी गई थी, किसी एक की नहीं रोक दी गई थी। तो ये ऐसे बातें बना रहे हैं, तो नाम खराब करना का काम है लोगों का, वो करेंगे, बदनाम जैसा करना है। बाकी व्यवस्था तो अच्छी है। आखिरी सवाल, ये आपका नाम एलिजा है जी, भारतीय संस्कृति से अलग, ये अचानक ये नाम कैसे मन में आया? क्या गुरु ने लगी हुई थी। ये एलिज़ा एकदम अलग ही नाम है। एक मतलब एलिज़ा का मतलब होता है कि आसमान को छूने वाली, है ना। तो कुछ मेरे में टैलेंट देखा होगा तभी तो गुरु ने रखा। अब जो गुरु ने रखा, बाकी एलिज़ा जो मेरी स्पेलिंग आती है ALIZA, एलिज़ा ये है। बाकी एलिजा, एलिशा, ये बहुत सारे हैं किन्नर समाज में, लेकिन एलिज़ा पूरे किन्नर समाज में, पूरे देश में किसी का भी नाम नहीं है। तो यूनिक नाम है मेरा, गुरु ने रखा है, बस वही। तो घर पे बात हो जाती है कभी? घर का तो पूछो मत। देखो, घर से तो अलग होके हमको 15 साल हो गए। घर से हाँ माँ का कॉल आता है, कभी कभी, बहुत कम आता है। बोल सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून, तो हो जाता है कभी कभी। बाकी और किसी से बात नहीं हो पाता। याद आती है? याद तो किसको नहीं आएगी, उनको भी आती रहेगी। माँ बाप भी अपने बच्चे को याद करते हैं और हम भी अपने माँ बाप को याद करते हैं। याद तो करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन ही जब ऊपर वाले ने हमको ऐसा बनाया है तो उसी के साथ रहना है। और मैं तो खुश हूँ, मैं तो प्राउड करती हूँ कि हाँ, मेरा अगला जन्म भी हो तो मेरा इसी रूप में मैं हूँ। जी, लोग तरह तरह की बात करते हैं और आप कह रही कि दोबारा फिर इसी जन्म में बात। ना, मेरा देखो, पहली बात तो अगर दूसरा जन्म होता है तो मैं तो ये बोलूँ कि पहले तो मेरा जन्म नहीं हो, मेरे को दूसरा जन्म नहीं चाहिए। और अगर हो तो मेरे को
एज अ यही रूप में, क्योंकि मेरे को जो है काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं मानते हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, बहुत सारी बातें बोलते हैं, ये नाम रखते हैं। मेरे को उससे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे तो फ़र्क पड़ता है कि लोग मुझे इज़्ज़त कितनी देते हैं। अगर मैं वो आम इंसान होती, अगर नॉर्मल तरीके से होती तो शायद मुझे नहीं मिलती। जी। ये विचार कहाँ से आया कि मैं ये बिजनेस करूँगी ड्रेडलॉक का, जो आपने एकेडमी का नहीं, खोलने का? ये कैसा ड्रेडलॉक का मैं बताऊं कि काफ़ी टाइम से, जैसे मैं मंदिरों वगैरह में जाती थी, मैं बनारस भी आई हूँ, मैं उज्जैन से हूँ, मैं बनारस भी आई हूँ, तो काफ़ी साधु संतों को देखी हूँ मैं कि जो है ना, मतलब मैंने ऐसे देखी हूँ कि लटें जो है ना उनकी ओरिजिनल टूट के अलग हो गई है, फिर उन्होंने सुई धागे से ऐसे लटका के रखे हुए हैं, गंदगी है, इन्फेक्शन है। तो इस चीज़ पे मुझे तो महादेव बहुत पसंद है, उनकी जटा से मैं मोटिवेट होती थी कि नहीं ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तो इस पे रिसर्च के तो पहली बात तो कि ड्रेडलॉक बोलते हैं इसको, किसी को मालूम नहीं था, आज भी किसी को नहीं मालूम कि इसका एक्चुअल वर्ड क्या है। तो इंटरनेट वगैरह पे सर्च की, यहाँ पे कोई था नहीं करने वाला। मैं गोवा में गई थी, कुछ साल वहाँ ही रही हूँ गोवा में, तो वहाँ पे जो फ्रांस जो टूरिस्ट आते हैं वो उनके होते थे, तो मैंने उनसे किसी से कांटेक्ट की, तो वहाँ से एक जो फ्रांस में एकेडमी चलाता है वो ट्रेनर निकला। तो उनसे मैं और मेरे पार्टनर है किन्नर समाज से राधिका, हमने ट्रेनिंग लिया और फिर इस चीज़ को स्टार्ट किया कि नहीं चलो अब तो साधु मतलब हो जाएगा कि हाँ चलो हमारे सनातन धर्म के जो साधु संत हैं उनके जो जटा है वो बड़े बड़े हो जाते हैं, काफ़ी हैवी हो जाता है। मुझे मालूम है ना, ये तो मेरे सेपरेट हैं, जो वो एकजुट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो अंदर खुजा भी नहीं पाते, इन्फेक्शन ठीक नहीं कर पाते, और वो ऐसा रहता है कि वो इतनी साधना करके वो जटा उनकी बनी रहती है, वो कटवा भी नहीं सकते, तो क्या करें। तो उस चीज़ को सही करना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने सीखा। कहीं ना कहीं ये संदेश भी है कि लोग सोचते हैं किन्नर समाज के लोग तो कहीं ना कहीं रेड लाइट पे या ऐसे जगह अपनी मांग करके वो करते हैं। आपने तो एक अपना ही एम्पायर खड़ा किया है। देखो पहली बात तो पहले तो जो जनता है उनके दिमाग में ये उनको सोचना चाहिए कि किन्नर है कौन। आज अगर कहीं भी कोई भी स्टेट में चले जाओ, कोई भी सिटी में चले जाओ, अगर कोई डांसर लड़का लड़की के कपड़े पहन के डांस करता है उसको भी लोग किन्नर बोलते हैं। तो पहले वो भेदभाव समझे कि एक्चुअल किन्नर है कौन। जो आप रेड लाइट एरिया पे देख रहे हो सकता है वो लड़का लड़की बन के कपड़े पहन के कमा रहा हो, उसमें किन्नर ना, इसी वजह से रेड लाइट हो गया, सिग्नल हो गया। किन्नर हर किसी जो एक मर्दाना है और उसमें लड़की के कपड़े पहने हैं उसको किन्नर बोल देते हो आप, तो ये समझना ज़रूरी है। और रही बात ऐसी जो ट्रैफिक सिग्नल पे आते हैं, ट्रेनों में मांगते हैं, तो भले से हमारे जो मोदी सरकार है उन्होंने काफ़ी सारे हमारे समाज के लिए किया है, काफ़ी हमारा जेंडर एक लिस्ट में डाल दिया, पहले मेल फीमेल होता था वो कर दिया। जॉब्स भी है लेकिन जॉब्स एलिजिबिलिटी के हिसाब से नहीं है, वो सैलरी पैकेज नहीं है, तो क्या करें। किन्नर समाज, अब जैसे आप काम करते हो कहीं, आपके फैमिली है, आपकी सैलरी पैकेज होगी तो आपकी सैलरी पैकेज से आपका पूरा परिवार चलता होगा, तो वैसा हमारा भी 5-6 हज़ार में हमारे समाज में हमारा माँ बाप घर परिवार को नहीं, हमारा किन्नर समाज होता है। हमारे किन्नर समाज में कई सारे ऐसे किन्नर हैं जो विकलांग हैं, जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बूढ़े हो गए, बिस्तर पे टॉयलेट पेशाब करते हैं, उनका खाना पीना सब हमको ही देखना है। तो हमारा अगर हमारे लिए जॉब है तो सैलरी पैकेज भी तो ऐसा रखो कि हम चलो हमारे साथ जो 4 किन्नर है उनका हम पेट भर सके। 5 हज़ार में तो हमारा सिंगल का ही पेट नहीं भरेगा, क्या होगा। आज के टाइम पे तेल महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगाई हो रही है, तो ये सब चीज़ की वजह से जो है मजबूर होके किन्नर फिर सिग्नल पे जाते हैं, और रेड लाइट का बोलने नहीं जाऊँगे, रेड लाइट पे भी जाते हैं, मजबूर पेट है का मेरा मतलब वही था, हाँ, जो ट्रैफिक सिग्नल वाला होता है। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं, ट्रेन में जाते, क्या करें, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आम इंसान के पास जाओ जॉब मांगने, कोई नहीं रखेगा, नहीं रखता है। मैं भी जॉब करती थी, मैंने अच्छे लेवल पे 6 साल काम किया है मुंबई में, इंटरनेशनल कंपनी में राउटर कॉन्फ़िगरेशन करती थी, लेकिन यही वो 15 साल की पहले की बात बोल रही हूँ। 48,000 सैलरी थी मेरी वो टाइम पे। 48,000? हाँ, आज से 15 साल। हाँ, मैं लगभग 2010। हाँ जी, मेरा जो जॉब प्रोफाइल था वो था क्वालिटी एनालिस्ट है ना, और राउटर कॉन्फ़िगरेशन करती थी मैं, तो ये सब चीज़ होता था। लेकिन यही सब चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं था, कोई ना सब टॉन्ट करे, ये करे, अरे इसको कर रख लिए, इसको रख लिए, निकलना पड़ा। लेकिन अब तो अपना ही स्टार्ट कर दिया आपने, अब तो हाँ, उनके वो लोगों के मुंह पे स्टार्ट कर तमाचा दिया, है एक तरीके से ये। जी, काफ़ी लोग का सपोर्ट भी है ना, किन्नर समाज का भी सपोर्ट है, आप लोगों का भी सपोर्ट है। 1 मिनट देखना, ये
पैर पे। तो आप लोगों की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे समाज को भी मौका दे आगे बढ़ने का। उनके लिए जॉब नहीं, जॉब अगर निकाल रहे हो, अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो ऐसा करो कि हमारे साथ जो काचार किन्नर रहते उनके पेट भर जाए, ऐसा करो। आखिरी सवाल, आज के युवाओं के लिए क्या संदेश कुंभ के मेले से आप? कुंभ के मेले से देखो, आज के युवाओं के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी, काफ़ी सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। मैंने जहाँ तक नोटिस किया, मैं भी सोशल मीडिया पे काफ़ी रील्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। यही ज़माना है, आओ आप अपनी भक्ति के लिए आओ। 144 साल में एक बार लगता है महाकुंभ, अपनी साधना करो, रील्स वगैरह पे ध्यान न दो। अभी बीच में मैंने देखी थी, ये पुल पे से एक बच्ची गिर गई थी, वो माँ रील्स बना रही थी। तो ये सब क्या है, रील्स बनाने के चक्कर में मत आओ, भगवान के प्रति आओ, साधना के तरह साधना करने आओ, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने आओ। बस यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। तो ये एलिजा जी थी, जिनका साफ तौर पे कहना है, युवाओं को संदेश भी है कि आजकल के युवा जितने भी महाकुंभ में आ रहे हैं उनका लगभग फोकस रील बनाने पे है। तमाम घटनाएं ऐसी घट रही कि रील बनाने में माता पिता का ध्यान होता है, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। तो आज के युवाओं को सोचना चाहिए, और जो भी महाकुंभ में आए केवल भक्ति के मन से आए, साधना के मन से आए, ना कि रील के चक्कर में।